हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती पर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो आपके जवाब होंगे हवा, पानी, खाना और कुछ लोगों का जवाब शायद ये भी हो, प्यार। पर एक चीज़ है जो इन सब की बुनियाद है, जिसके बिना इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और वो है सन। अरे अरे, आपका पुत्र नहीं, वो तो आपकी आँख का तारा है, और मैं बात कर रहा हूँ अपनी धरती की आँख के तारे की। जी हाँ, सन, दैट इज़ सूरज। इसके बिना हमारा आपका तो क्या, इस धरती का ही कोई वजूद नहीं है। और इसी तारे को और अच्छे से समझने के लिए हमारा इसरो अब चलने जा रहा है सूरज की ओर। चांद को छू लिया, अब सूरज को निहारना है, थोड़ा करीब से। दिस इज इसरो स्टोरी ऑफ आइस एंड फायर। आप सोच रहे होंगे कि सूरज इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे ना। जी हाँ, जानते हैं। पर जितना जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अभी भी रहस्य है, और इन्हीं रहस्यों में से कुछ से पर्दा हटाने जा रहा है हमारा अपना आदित्य एल1, भारत का पहला सौर मिशन। यह जानने के बाद आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न आया होगा कि क्या यह दुनिया का भी पहला सौर मिशन है? तो जी नहीं। सौर मिशन दुनिया के बहुत से देशों और एजेंसीज के द्वारा पहले भी चलाए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं वो देश और कौन कौन से हैं वो मिशन, और क्या अलग है भारत के आदित्य एल1 में इन सब से, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दुनिया हमेशा से ही सूरज की तरफ आकर्षित रही है। इसी आकर्षण और जिज्ञासा ने दुनिया को सूर्य की ओर कदम बढ़ाने का कारण दिया है। बात करें सोलर मिशंस की, तो सूर्य को जानने के लिए मिशंस की शुरुआत 1960s में हुई, जब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने पायनियर सीरीज के स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किए। इसके बाद नासा और बाकी एजेंसीज ने बहुत से सोलर मिशंस किए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। सन 1981, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने लॉन्च किया हिनोतरी, जिसे एस्ट्रो ए के नाम से भी जाना जाता है, और इसका काम था हार्ड एक्सरे की मदद से सोलर फ्लेयर्स यानी सोलर ज्वालाओं का अध्ययन करना। जाक्सा के द्वारा ही 1991 में योनको यानी सोलर ए, 1998 में नासा के साथ मिलकर ट्रेस यानी ट्रांजिएंट रीजनल एंड कोरोनल एक्सप्लोरर, और 2006 में धरती पर सूर्य के प्रभाव के अध्ययन के लिए हिन्नोद यानी सोलर बी का लॉन्च किया गया। बात करें यूरोप की यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इनके द्वारा यूलेसिस 1990 में और प्रोबा 2 ये इंपॉर्टेंट मिशंस हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी अभी हाल ही में यानी 2022 में एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी एएसओएस प्रक्षेपित किया। और अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट सोलर मिशंस पर। तो इनमें नासा, ईएसए एंड जाक्सा ने मिलकर 1995 में लॉन्च किया सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो, जो अभी भी काम कर रहा है। यह सबसे लंबे वक्त तक सूर्य को स्टडी करने वाला मिशन है, जो आज भी चल रहा है। इसने अभी तक 3000 से ज़्यादा कॉमेट्स यानी धूमकेतु खोजे हैं, और ये L1 पॉइंट के अराउंड लिसोजस ऑर्बिट पे घूम रहा है। L1 पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट मिशन, नासा द्वारा सन 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब। आपने इसके बारे में न्यूज़ में सुना ही होगा। सूरज को छू के आने वाला स्पेसक्राफ्ट। यह सूरज के लगभग 62 लाख किलोमीटर पास तक गया। आपको लगेगा कि ये तो बहुत दूर है, पर सूर्य के साइज के हिसाब से ये बहुत पास है। आज तक सूर्य के इतना पास कोई नहीं गया। यहाँ हम आपको बता दें कि सूर्य और धरती की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये पार्कर स्पेसक्राफ्ट सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, जो कि सूर्य से 3 करोड़ किलोमीटर दूर है, उससे भी लगभग 10 गुना नज़दीक गया है सूरज के। और वहाँ तक जाने के लिए इसने शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया। और ये 62 लाख किलोमीटर दूर जो ये सूरज से है, वहाँ तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फिर भी इसके बीच के जो उपकरण हैं वो अभी भी रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। इसके लिए नासा ने हाई लेवल इंसोलेशन का यूज़ किया है। जी, तो अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अपने मिशन आदित्य एल1 पे, जिसे अभी कुछ ही देर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो लॉन्च करने जा रहा है।
या जब तक शायद आप ये वीडियो देखेंगे तो वो लॉन्च हो गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसरो अभी-अभी चाँद पर उतरा है और अब सूरज की बारी है, जो कि चाँद के मुकाबले लगभग 4 गुना दूरी पर है। पर सूर्य इतना गर्म है कि उस पे उतरना तो दूर, उसके आस-पास जाना भी पॉसिबल नहीं है। हमारा आदित्य L1 धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगा। ये सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के अराउंड होलो ऑर्बिट में घूमेगा और बिना किसी रोक टोक, ग्रहण इत्यादि के सूर्य का अध्ययन करेगा। ये अपने साथ 7 पेलोड्स यानी उपकरण लेकर जा रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करें कि ये लैग्रैंज पॉइंट्स क्या हैं, जिनमें से L1 भी एक है। किन्हीं दो बड़ी गुरुत्वाकर्षण सिस्टम वाली वस्तुओं में, जैसे कि धरती सूर्य या धरती चांद, लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां अगर कोई रॉकेट, अंतरिक्ष यान पहुंचे तो वो वहीं स्थिर रह सकता है। ये इन पॉइंट्स पे गुरुत्वाकर्षण इस तरह काम करता है कि बहुत ही कम ईंधन खर्च पे भी स्पेसक्राफ्ट वहां चक्कर लगा सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। दो बॉडी सिस्टम के लिए ऐसे 5 लैग्रैंज पॉइंट होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 एंड L5 से नामांकित किया जाता है, जो इस तरह दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि L1 सन और अर्थ लाइन के बीच धरती से सूर्य की टोटल दूरी के लगभग 1% दूर है, यानी धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर। धरती से इसको इसरो के द्वारा PSLV रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया जा रहा है। यह धरती के करीबी ऑर्बिट में पहले घूमेगा और फिर धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को एलिप्टिकल आकार में बढ़ाया जाएगा और फिर यह धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर L1 पॉइंट की तरफ कूच करेगा, जिसे क्रूज फेज बोला गया है। और फिर लगभग 4 महीने के बाद यह L1 पॉइंट के इर्द गिर्द होलो ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स यानी उपकरण लेकर जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC, जो सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा। दूसरा, सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद तीसरा, सोलेक्स यानी सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, और चौथा, हेलियोस यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सूर्य से निकलने वाली एक्स रेज की जांच करेंगे। पांचवा, एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और छठा, पापा, नाम सुन के आप खुश हो गए होंगे, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सौर हवाओं और आयंस की जांच करेंगे। और लास्ट, सातवां, मैग यानी मैग्नोमीटर, ये L1 पॉइंट में विभिन्न ग्रहों और अंतरिक्ष पिंडों द्वारा डाले गए मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। अब अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य इस प्रकार हैं। ये इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। सूर्य के कोरोना का गर्म होना, सौर हवाओं का अत्यधिक गति पकड़ना, CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस का प्रारंभ, इनका धरती पर प्रभाव, धरती के नज़दीकी अंतरिक्ष मौसम को समझना, सौर हवाओं का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर एनाइसोट्रॉपी को समझना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, तो चलिए हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। सूर्य धरती के लिए जीवनदाता तो है ही, पर यह साथ में एक तारा भी है, धरती का सबसे नज़दीकी तारा। सूर्य को समझना यानी सितारों को समझना। धरती पर जीवन सीधा सूर्य से जुड़ा है, तो सूर्य को समझने से हम धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत से रहस्यों के ऊपर से भी पर्दा उठा पाएंगे। सूर्य धरती को और भी कई अनजाने तरीकों से प्रभावित करता है। सौर हवाएं और आयनित गैसें लगभग 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमेशा सूर्य से हमारी तरफ आ रही हैं, और इनमें थोड़ा सा भी बदलाव धरती के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल को प्रभावित करता है, जो हमारे आसपास के मौसम और क्लाइमेट पर बहुत बड़ा असर डालते हैं।
अंतरिक्ष में जो मौसम है, जिसे स्पेस वेदर बोला जाता है, वह सैटेलाइट्स के जीवन काल, उनकी गति, सब पर असर डालते हैं। ये धरती के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर प्रभाव डालता है। सूर्य को समझकर हम इन उपकरणों और सैटेलाइट्स को और प्रभावशाली बना पाएंगे। अगर हमें अंतरिक्ष में और दूर तक अंतरिक्ष यान और एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, तो हमें अंतरिक्ष की और जानकारी चाहिए, और सूर्य से बेहतर शुरुआत कोई नहीं। तो आई होप आप इस मिशन का महत्व समझ गए होंगे, और ये भी कि दुनिया को समझने के लिए भारत का कितना बड़ा कदम है। सलाम है देश के साइंटिस्ट को, इसरो हमारी शान है। ए सैल्यूट टू इसरो, ए सैल्यूट टू साइंस। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब। नमस्कार।